हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी आपने स्लाइड पे देखा, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका इंट्रो है। मतलब कि इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर हमने देखा था अल्क और ईन, एन का और आइन का कॉन्सेप्ट देखा था। तो उसको समझने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपको उसके बारे में मुकम्मल तौर पर डिटेल समझ आ चुकी है। तो अब जो मैं आपके बारे में या आपके लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो आज है अल्केन्स का नोमेनक्लेचर। अल्केन्स का जो नोमेनक्लेचर है, आपको अपनी बुक के अंदर या बहुत से ऐसे खुलासे देखेंगे, वहाँ से आपको अल्केन्स का नोमेनक्लेचर मिल जाएगा। लेकिन उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत सारे बच्चों के जहन में कन्फ्यूजन होती है कि यार इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है, कौन सी चेन डिसाइड करें, कौन से सब्स्टिट्यूट को, कौन से ग्रुप को कहाँ से नंबरिंग देनी है, इस ये ग्रुप पहले आएगा ये ग्रुप बाद में आएगा, इसका आयुपेक नेम क्या है या इसका कॉमन नेम क्या है, ये इथाइलिन, मेथिलाइलिन, एथेनाइल, विलारिक, ये क्या कंडीशन होती हैं। आज हम इन सारे के सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा, तो आज का लेक्चर बहुत अहम और कीमती होने वाला है। तो अपने हाथ में कलम और रजिस्टर पकड़ें और शुरू हो जाएं लिखना, और कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखें, देन आई विल आंसर यू। तो बेटा शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो नेम्स के बारे में, मतलब कि नोमेनक्लेचर। अब अगर हम तारीख़ में जाएं तो तारीख़ में हमें जाने से ये पता लगता है कि मिसाल के तौर पर जो इंसान जिस नाम से मशहूर हो जाता है, जैसे कि पप्पू, डप्पू, भट्ट साहब, ऐसे, तो हम उसको उसके नाम से नहीं पुकारते हैं। जिस नाम की शोहरत उसको मिलती है, हम उस शोहरत के लिहाज से उसको पुकारते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपली तौर पर अगर आपको कहूँ, जैसे कि बहुत बड़ा मेगा स्टार है, अगर मैं उसका नाम लूँ रैम्बो, तो रैम्बो एक बहुत बड़ा मेगा स्टार है, लेकिन उसका असल नाम जो है वो सिल्वेस्टर स्टैलोन है। ठीक है, जैसे आपको उसके सामने पिप्पी नज़र आ रही है, इसका नाम लोग रैम्बो के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका रियल नेम क्या है? सिल्वेस्टर स्टैलोन। मतलब कि इंसान को जिस नाम से शोहरत मिलती है तो इंसान उस नाम से मशहूर हो जाता है, उसका रियल नाम कुछ और होता है। तो इसीलिए बेटा बहुत सारे कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंसानी तारीख के अंदर डिस्कवर हुए, तो उनको नाम जो दिया गया, हर ज़बान ने अपनी अपनी ज़बान में उनको नाम दे दिया। दो लैंग्वेजेस बड़ी अहम है। पहली लैंग्वेज जो है वो ग्रीक है, दूसरी लैटिन है, और तीसरा जो इंग्लिश है उसके बाद आई, क्योंकि यूनानी और लतीनी ज़माने के अंदर बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए और लतीनी और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर उनको उनके स्पेसिफिक नाम दिए गए। तो जो सा कंपाउंड जो डिस्कवर होता, तो हम उसको उसका नाम देते हैं कैसे? या तो वो कंपाउंड जहाँ से डिस्कवर हुआ है, जैसे कि नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव फ्रॉम, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ से हमें मिलते थे, हम उस पॉइंट के लिहाज से उसको नाम देते थे। जैसे कि सोर्स का मतलब जिस जराए से, जिस जगह से या जिस इन्वायरमेंट से, जिस माहौल से वो कंपाउंड डिस्कवर हुआ है, हम उसको उस माहौल के लिहाज से उसको एक नाम दे देते हैं। दूसरा बाय रिसर्चर, जिस इंसान ने, जिस साइंटिस्ट ने या जिस भी डिस्कवरर ने वो ख़ास कंपाउंड डिस्कवर किया है, तो हम उसको उस डिस्कवरर के नाम से उसका नाम दुनिया में मुतारिफ करवा देते हैं। या प्रेसस इज डेड कंपाउंड, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर से, वेजिटेबल के अंदर से, लिक्विड्स के अंदर से, तो हम उनको जिसके अंदर से वो पाया गया था, या कोई भी फ्रूट या कोई भी कंडीशन, तो हम उसको उसके नाम से मशहूर कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैलिक एसिड है, तो मैलिक एसिड जो निकलता है ये एप्पल से निकलता है। ठीक है, तो हम उसको ग्रीक में एप्पल को मैली कहते हैं, तो हम उसको मैलिक एसिड के नाम से कर दिया, मशहूर कर दिया। आप एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में देखें, ये कॉमन नेम्स हैं और ये सोर्सेस हैं। कॉमन नेम्स जो हम देते थे, ठीक है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है? जब भी किसी भी कंपाउंड के एंड पे ये ग्रुप आता है COOH, तो उस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह का एक कंपाउंड आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर, ये वाला CH3COOH, इसको सिरका कहते हैं। जो हम घर में सिरका यूज़ नहीं करते, वाइनिगर, उसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इस कंपाउंड के अंत के अंदर, एंड के अंदर, आखिर के अंदर ये COOH का ग्रुप लगा हुआ। अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो कीड़ियों के अंदर पाया जाता है, आंट के डंक के अंदर। जब आपको कोई भी कीड़ी काटे तो आपके उस पॉइंट के ऊपर एक स्वेलिंग हो जाती है, तो वो स्वेलिंग असल में इसी एसिड की वजह से बढ़ती है। तो फॉर्मिक एसिड कॉमन नाम है। आप इसका सोर्स देखें तो ये वर्ड निकला फॉर्मिका, और फॉर्मिका वर्ड है लैटिनी ज़माने का, और इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? आंट, कीड़ी से निकला। दूसरा एसिटिक एसिड,
अब एसिटिक एसिड कॉमन नेम है। अगर सोर्स देखें तो एसिटिक एसिड वर्ड निकला एसीटम से, और एसीटम को ग्रीक में कहते हैं, ग्रीक में इसको एसीटम कहते हैं और वाइनिगर इंग्लिश में कहते हैं। बुटारिक एसिड वर्ड निकला है बुटाइडम, ये ग्रीक का वर्ड है और इंग्लिश में इसका नाम है बर्डर। बट बिलैरिक एसिड ये एक हर्ब है, एक हर्ब होती है, क्योंकि प्लांट्स की सबसे पहले क्या आती हैं आपके पास, एक एल्गी आती है, फिर वो ट्रांसफॉर्म होती है, फिर हर्ब्स आती हैं, फिर शर्ब्स आती हैं, फिर आपके पास ट्रीज आती हैं। ठीक है, ये हर्ब है और ये बिलैडी ने इंग्लिश नेम से लिया गया है, मतलब कि सोर्स इसका बिलैडी ने उसको बिलैडिक एसिड के नाम से मशहूर कर दिया है। कैप्लोइक एसिड कैपर लतीनी वर्ड है और उसका मतलब क्या है गॉड। स्टेरिक एसिड तो आप जानते हैं ये वर्ड स्टेयर, ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है स्टेयर, और इंग्लिश में उसका नाम है टैलू, चर्बी के अंदर होता है ये। ठीक है, और इसी से हम क्या बनाते हैं, साबुन बनाते हैं स्टेरिक एसिड से। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करें लेमोनिक, तो ये एक ऑयल है, तो इसका सोर्स क्या है, लेमन है, लेमन से निकला तो हमने इसको मशहूर कर दिया उसी नाम से। अल्फा पाइन ये भी ऑयल है, पाइन ट्री से निकलता है, तो उसको जिस सोर्स पे जहाँ से पाया गया उसके नाम से हमने मशहूर कर दिया। पेनिसिलिन फंगस है और ये निकलती, पेनिसिलिन की दवाई है, मेडिसन है, और ये फंगस से निकलती है, उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम ग्रीक लैंग्वेज में, तो हमने उसके नाम से मशहूर कर दिया। वेनिलिन एक फ्लेवरिंग एजेंट है, वनीला आइसक्रीम आपने खाई होगी, उसमें वेनिलिन ऐड करते हैं जो वनीला फ्लेवर आपको देता है। तो ये समय कहाँ से निकलते हैं, वनीला बीन्स, तो ये सोर्स है इसका। उसके बाद लास्ट है ऑर्गेनोक्लोरिक इंसेक्टिसाइड्स, ये डाई एल्ड्रिन या एल्ड्रिन कहते हैं। तो ये डाई एल्ड्रिन और एल्ड्रिन क्या, आपको मैंने ये बताया था रिसर्च, तो ये डाई एल्ड्रिन या एल्ड्रिन जो है ये एक ऑर्गेनोक्लोरिक इंसेक्टिसाइड है, मतलब कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए एक कंपाउंड बनाया, ये दो साइंटिस्ट ने, डाइल ने और एल्ड्रिन ने, तो इन डाइल और एल्ड्रिन ने ये कंपाउंड बनाया, तो तारीख ने उन दोनों के नामों को मिक्स किया और क्या बना, डाई एल्ड्रिन या एल्ड्रिन। तो ये था बेटा नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हम कंपाउंड्स को कॉमन नेम देते थे ग्रीक लैंग्वेज के अंदर भी और दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी। तो बेटा अब आगे देखते हैं कि क्या क्या मसले दरपेश आए, हमें नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कॉमन नेम्स कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेम नेम, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो तो उसके अंदर मैंने आपको अल का, एन का, ई का और आइन का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बस हमने उसको स्पेसिफिक नाम दे दिए। तो पहले है स्टेम नेम। स्टेम नेम, उसको एक और नाम देते हैं वर्ड रूट। तो स्टेम नेम और वर्ड रूट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ कार्बन इन स्केलेटन या रिंग। जब भी आपके पास कोई कंपाउंड आता है तो उस कंपाउंड के अंदर बहुत सारे कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं, तो आपने उस कार्बन एटम्स की एक चेन बनानी होती है, एक चेन ढूंढनी होती है। तो वो चेन जब डिसाइड करते हैं तो उस चेन के अंदर जितने कार्बन एटम्स की तादाद होगी उसको हम कहते हैं स्टेम नेम या वर्ड रूट। उस पूरे कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन के एटम्स हैं उनको गिनने, तो वो कार्बन के एटम्स की जो तादाद होगी, जो नंबरिंग होगी, उसको हम स्टेम नेम या वर्ड रूट कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास अगर उस रिंग के, उस जो कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है तो उसको हम नेम देते हैं मैथ, 2 कार्बन है तो कहते हैं एथ, 3 कार्बन है तो क्लो, 4 कार्बन है तो बोट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नोन, अगर 20 कार्बन है तो उसको हम एनियोन्स कहते हैं, 70 कार्बन है तो हेप्टाकोन्ट कहते हैं, 80 कार्बन है तो ऑक्टाकोन्ट कहते हैं, 90 कार्बन है तो नोनाकोन्ट कहते हैं, और अगर 100 कार्बन है तो इसको हम हेक्ट कहते हैं, यानी कि सेंचुरी कहते हैं। तो बेटा ये आपके पास हो गया स्टेम नेम का कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगला है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स द नेम ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू द स्केलेटन आर रिटन बिफोर द वर्ड रूट। जैसे कि ये बताता है कि अगर आपने उस कंपाउंड को देखा है, अगर मान लेते हैं वो कंपाउंड ऐसा है, जैसे कि ये देखिए, तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो इस चेन के ऊपर आपके पास एक ग्रुप लगा हुआ है, उस ग्रुप को हम कहते हैं एफ, तो उसको फ्लोरीन कहते हैं। तो अब तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है इस पूरी चेन के ऊपर, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे फ्लोरो, और इस ग्रुप को हम स्टेम नेम और वर्ड रूट से पहले लिखेंगे, मतलब कि इसको हम कहेंगे 2 फ्लोरो, कितने कार्बन है, वेरी गुड 3, और कार्बन 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथ, और कार्बन के एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, वेरी गुड सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, AN, तो ये बन गया 2 फ्लोरो इथेन।
तो मतलब कि जब भी आपके पास उस चेन के ऊपर, जो उस कंपाउंड के ऊपर कोई भी अगर ग्रुप लगा हुआ है, तो उस ग्रुप के नाम को हम उस स्टेम नेम और वर्ड रूट से पहले लिखते हैं। समझ आ गई? जैसे कि अगर F लगा हुआ है तो उसको हम कहेंगे फ्लोरो, I है तो आयोडो, NO लगा हुआ है तो नाइट्रोस, OR लगा हुआ है तो अल्कोक्सी, R लिखा हुआ है तो अल्काइल, ठीक है, NO2 लिखा हुआ है तो नाइट्रो, अगर Br लगा हुआ है तो ब्रोमो, Cl लगा हुआ है तो क्लोरो। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गई? उसके बाद सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स लिखा जाता है स्टेम नेम और वर्ड रूट से पहले, सफिक्स लिखा जाता है स्टेम नेम और वर्ड रूट के बाद। मतलब कि अ सफिक्स डिस्क्राइब द फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज रिटन आफ्टर द वर्ड रूट और इज कॉल्ड सफिक्स। ये हमेशा वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले देखिए कितने कार्बन है, वेरी गुड, दो कार्बन के लिए क्या है स्टेम नेम F, तो लगा दी। और मतलब कि जनरल अल्क है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 2 कार्बन के लिए F है। अब कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ENE। तो ये ENE क्या है? आपके पास सफिक्स है। क्या है? सफिक्स है। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताती है। अब जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 कितने कार्बन है? 2, तो क्या लगाएंगे? H। तो बताएं इन कार्बन के एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ANE। तो ANE के आपके पास क्या है? सफिक्स है, ठीक है। और इसको अल्केन इथेन कहेंगे। ये आपके पास CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH3 कितने कार्बन है? 2, अल्क या H, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आइन। तो ये आइन आपके पास क्या है? सफिक्स है, तो इसको हम इथाइन कहते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए अभी आपके सामने CH3C डबल बॉन्ड H डबल OH। अभी आपको याद होगा पिछले काम का, इससे पहले यानी कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि C OH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिल इस ग्रुप को हम एक और नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर यानी सफिक्स के अंदर ओइक। तो देखें सबसे पहले स्टेम नेम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, तो क्या आ गया? F या I, क्या आ गया? F। तो देखें कौन सा बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान? वेरी गुड, सिंगल, तो क्या आ गया? AN, E नहीं लगाना। और अब देखिए ये ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? COOH, तो क्या लगा देंगे E की जगह? OIC एसिड, ओइक एसिड। तो ये क्या बन गया? अल्कानोइक एसिड या एथनोइक एसिड। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टेम नेम का, वर्ड रूट का और सफिक्स का और प्रीफिक्स का। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम जाते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर कंपाउंड्स की। तो ये जो नोमेनक्लेचर है कुछ कॉमन है, ठीक है। नियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइसो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो उन चेंज को अब हम देखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू। तो अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एन, कॉन्सेप्ट ऑफ एन, ठीक है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। समझ आ गई? एन प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। थर्ड नियो प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब वर्ड रूट के बारे में तो आप जानते हैं, वर्ड रूट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दैट कंपाउंड। सफिक्स क्या होता है? जो भी उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम वर्ड रूट के एंड पे लिखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है ना मैथ उसके एंड पे लिखते हैं। अब ये एन और ये जो मैंने अभी जो आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं ये, अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है? अब हमने इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। क्लियर? सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट जो है वो आप देखें, ये एग्जांपल ये देखिए, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ मिसाल के तौर पर ये, तो वेरी गुड। अब इस कंपाउंड को हमें नाम लिखना है। तो मुझे एक बात बताएं, ये सारे के सारे जो कार्बन के एटम्स हैं जो आपको दिख रहा जो है, ये सारे के सारे कार्बन के एटम जो हैं ये एक ही लाइन में अटैच्ड है।
मतलब कि ये सारे के सारे जो कार्बन एटम्स हैं ये एक ही लाइन में अटैच है, मतलब कि 1 2 3 एंड 4 ये सारे कार्बन एक ही लाइन में अटैच है। तो देखें सबसे इस पूरी कंडीशन को जब एक ही कंपाउंड के अंदर सारे कार्बन के एटम्स एक ही लाइन में अटैच्ड हो तो इस कंडीशन को, इस हालत को हम कहते हैं एन, कहते हैं एन, या इसको हम कहते हैं नॉर्मल। समझ आ गई? तो सारे कार्बन के एटम्स जो हैं, इफ ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर अटैच्ड डायरेक्टली, ठीक है, समझ आ गई, देन वो यूज एन। समझ आ गई? तो ये आपके पास एन आ गए। अब देखिए कॉन्सेप्ट एन के बाद क्या आएगा, वर्ड रूट। तो कितने कार्बन एटम्स हैं? वेरी गुड, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बट। तो ये आपके पास आ गया एन स्लैश, तो आपने हमेशा ये एन आइसो के बाद स्लैश लगानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्लैश, ठीक है। बट अब देखिए मुझे पता है इसमें तमाम कार्बन के एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? सफिक्स ए एन डी। तो ये बन गया आपके पास एन ब्यूटेन। क्या बन गया बेटा जी? एन ब्यूटेन बन गया। देखिए एग्जांपल भी और देखें, CH3 CH2 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 CH3। तो सबसे पहले देखिए सारे कार्बन के एटम एक ही लाइन में अटैच्ड, ठीक है। तो ये सारे, कोई भी कार्बन का एटम ऊपर नहीं लगा हुआ, सारे एक ही लाइन में अटैच्ड हैं। तो क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे बाद में? वेरी गुड, स्लैश। कितने कार्बन के एटम्स हैं? 5। तो 5 कार्बन के एटम्स के लिए क्या यूज करते हैं हम? वेरी गुड, पेंट। तो अब देखिए आगे क्या करना है? सफिक्स। तो सारे कार्बन के एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? वेरी गुड, सिंगल। तो क्या लगाते हैं? ए एन ई। तो ये बन गया एन पेंटेन। क्या बन गया जी? ये आपके पास बन गया एन पेंटेन बन गया जी। चलिए एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। हाँ जी, सारे कार्बन के एटम एक ही लाइन में अटैच है, तो क्या यूज करेंगे? एन। एक ही सीरीज में अटैच है, तो क्या यूज करेंगे? एन। तो आपके पास आ गए एन। तो कितने कार्बन के एटम है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेरी गुड, हेप। और कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो ये सफिक्स क्या आ जाएगा? ए एन डी। तो ये बन गया एन हेप्टेन। तो ये स्टूडेंट्स बन गया एन हेप्टेन बन गया जी। समझ आ गई बेटा? कोई मसला? क्लियर? तो अगर सारे एक ही कंपाउंड के अंदर सारे कार्बन के एटम एक ही लाइन में अटैच हो तो हम एन कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, CH3 CH2 CH3 CH2, चलिए ऐसे कर लेते हैं CH2। अब मुझे बात बताओ कि यहाँ पर जो है आपके पास कितने कार्बन के एटम है? 4। वर्ड रूट आपको पता है कि 4 कार्बन के लिए आपको बोट लगाना पड़ेगा, BUT। तो तमाम कार्बन के एटम्स के साथ देखिए, तो ये आपके पास आ गए बोट, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड सफिक्स क्या आ जाएगा? ANE। अब इससे पहले, अब इसमें कंडीशन है, जब भी आपके पास यानी कि रूल है कि आपके पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का एक कार्बन का एटम, उस कंपाउंड का एक कार्बन का एटम लेफ्ट साइड के, जो लेफ्ट साइड का जो कार्बन है, जो आखिरी कार्बन है, बस इसको नंबर 1 मान लेते हैं। तो लेफ्ट साइड के आखिरी कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है इसको नंबर 2 कह देते हैं। अगर इसके साथ कार्बन ब्रांचिंग में जुड़ा हुआ है तो हम साथ लगाते हैं आइसो। क्या लगाते हैं? आइसो। दोबारा सुन लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे कार्बन के एटम्स में से एक कार्बन लेफ्ट साइड के कार्बन के साथ जो कार्बन है उसके साथ ब्रांचिंग बनाई हुई है, तो हम वर्ड रूट से पहले क्या लिखते हैं? आइसो। क्या यूज करते हैं? आइसो। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, ये देखो,
CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो देखो कितने कार्बन के एटम है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होता है, वेरी गुड 10। तमाम कार्बन के एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। तो क्या लगाते हैं, ANE सफिक्स, तो ये बन गया पेंटेन। अब सारे कार्बन के एटम्स में से एक कार्बन लेफ्ट साइड के कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ ब्रांचिंग बनाई हुई है, तो क्या लगाएंगे, आइसो। क्या लगाएंगे, तो ये है आइसोपेंटेन। क्या है, आइसोपेंटेन। ठीक है, चले ऐसे कर लेते हैं। ये देखो CH3 CH CH3 समझ आ गई, CH2 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 CH3, वेरी गुड। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, वेरी गुड। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे, सफिक्स ANE। हाँ जी, तो जो इन सारों में से एक कार्बन लेफ्ट साइड के कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसके साथ ब्रांचिंग बनाएगी, तो क्या यूज करेंगे, आइसो। क्या यूज करेंगे, आइसो यूज करेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो का। तो अगर वो आपके सामने कोई ऐसा कंपाउंड है, अगर ये ग्रुप जहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये आइसो नहीं, समझ आ गई। अब ये आइसो नहीं है तो इसको हम क्या नाम देंगे, अभी हम आगे नॉमेनक्लेचर के सेकंड पार्ट में जाएंगे तो हम इस कंपाउंड को यहाँ पर नाम देंगे। लेकिन आइसो का कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दिया है कि आइसो तभी आएगा जब तमाम कार्बन एटम्स में से एक कार्बन लेफ्ट साइड के पहले कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन है उसके साथ ब्रांचिंग बनाई हुई है, तो उस कॉन्सेप्ट में हम वर्ड रूट से पहले आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी, आइसो लगाते हैं। तो बेटा क्लियर, वेरी गुड। ओके, अब ये एग्जांपल जरा लें, CH3 C CH3 CH3 CH3। ओके, कितने कार्बन के एटम है, 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट में आएगा। ये अभी कॉमन नॉमेनक्लेचर में आपको बता रहा हूँ। तो कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होता है, वेरी गुड 10। तमाम कार्बन के एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या लगाएंगे, ANE, तो ये बन गया पेंटीन। अब जहाँ पे आपके पास आइसो तो नहीं बन रही, क्योंकि आइसो के साथ लेफ्ट साइड के तमाम कार्बन एटम्स में से एक कार्बन लेफ्ट साइड के कार्बन के साथ दूसरा कार्बन है उसके साथ ब्रांचिंग बनाओ। लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड के दो कार्बन्स ने लेफ्ट साइड के दूसरे कार्बन के साथ ब्रांचिंग बनाई हुई है। तो अगर आपके पास पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तमाम कार्बन एटम्स में से दो कार्बन के एटम लेफ्ट साइड के पहले कार्बन के साथ दूसरा कार्बन है उसके साथ ब्रांचिंग बनाई हो, ठीक है जी, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नियो। तो ये आपके पास है नियोपेंटेन। क्या है जी, नियोपेंटेन है। परफेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये आपके पास है नियोपेंटेन। क्या है, नियोपेंटेन। अगर एक एग्जांपल लें, देखिए यहाँ पर देखें CH2 CH3, तो सारे कार्बन के एटम के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, वर्ड रूट, वेरी गुड, F, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज़ करेंगे, A, ठीक है जी। तो अब देखें इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तमाम कार्बन एटम्स में दो कार्बन लेफ्ट साइड के कार्बन के साथ दूसरा कार्बन है उसके साथ ब्रांचिंग बनाई हुई, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, नियो। तो ये है नियोहेप्टेन। क्या है जी, ये है नियोहेप्टेन। समझ आ गई बेटा, कोई मसला, परफेक्ट है। तो ये नियोहेप्टेन समझ आ गई। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं सर A नहीं लगाई जा रहे, मान लें कि यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आ गए, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं, वेरी गुड, EN। तो यहाँ पे आ जाएगा नियोहेप्टीन। मान लें कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स है, YN, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नियोहेप्टाइन। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मसला नहीं है, आप लगा सकते हैं। समझ आ गई, नियोहेप्टाइन, नियोहेप्टीन, आइसोप्टीन, आइसोप्टाइन, समझ आ गई। वो डिपेंड करता है सफिक्स पे, मैंने आपको ट्रिक बता दी है।
तो सफिक्स देखना कि कौन सा है, सिंगल है तो एंड पे आपने ए एन ई लगा देना, डबल बॉन्ड लगा हुआ है कहीं पर भी तो आपने एंड पे ई एन ई लगा देना, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ तो आपने एंड पे आई वाई एन ई लगा देना। लेकिन आपको जो मैंने एन का, आइसो का और नियो का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो हमेशा ज़हन में रखना। अगर इसके लिहाज से कोई और कंपाउंड होता है तो वो नियो, आइसो और एन ओ पे नहीं करेगा। अब उसको कैसे हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उस कंपाउंड को कैसे नाम देते हैं वो बाय आगे देखते हैं। तो बेटा देख लें, पिक्चर काउंट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने देखना है नोमेनक्लेचर। तो इससे पहले मैंने आपको नियो, आइसो का सारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दिया। तो वो ट्रिक को आपने वो एक इक्वेशन को यूज़ करना है, देन आपने यहाँ पर राइट करना है। तो इसके भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, उन ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपने उनके नोमेनक्लेचर को अप्लाई करना है, टू करना है। तो इस ये जो नोमेनक्लेचर है ये आयु पैक है, मतलब कि ये जो नोमेनक्लेचर मैं आपको बताने वाला हूँ ये आयु पैक है। आयुपैक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्राइवेसी अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपके पास आयुपैक कल्चर के अंदर हम कंपाउंड्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। हम कंपाउंड्स को आयुपैक या इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के अंदर, कम्युनिटी के अंदर हम सिर्फ हम इस स्पेसिफिक नाम से, जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसी नाम से हम कंपाउंड को रिलेट करते हैं। लेकिन हम नियो, आइसो इसके नाम से अप्लाई नहीं करते। क्यों अप्लाई नहीं करते, अभी आप उसका मेजर फ़र्क देख लेंगे। तो बेटा, तो पहला जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, पहला जो रूल नंबर, मतलब कि पहली जो कंडीशन, कोई भी अगर आपने आयुपैक में नाम लिखना है तो उसके आपको पास मैं आपको 4 ट्रिक्स बताऊंगा, तो आपने लिखना है कैसे उसमें। तो फर्स्ट ट्रिक आप जहाँ पर देख लें, ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले आपने देखना है कि उस जो कंपाउंड है, अब जहाँ पर नियो, आइसो का कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ आ गई है, नियो, आइसो का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन अप्लाई होगी। सबसे पहले आपको देखना है कि आपने सबसे पहले एक चेन डिसाइड करनी है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। तो आपके पास मिसाल के तौर पर कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सी 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 सी। तो सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पर कि आपने एक सबसे लंबी चेन डिसाइड करनी है, ठीक है। अब जहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की चेन बन रही है। देखते हैं इससे बड़ी कोई बनती, 1 2 3 4, ये 4 2 एक कम है, इससे तो नहीं बनेगी। 1 2 3 4, ये भी नहीं बन रही। तो मेरे पास जो सबसे लंबी जो चेन आ रही कार्बन की वो ये बनी है, तो ये हमारे पास होगी चेन। तो अब इस चेन के ऊपर आपके पास एक ये कार्बन अटैच है और ये कार्बन अटैच है। तो ये आपके पास जो कार्बन के एटम्स अटैच्ड हैं, इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स। और इसको मैंने भी एक नाम दिया था, मैंने क्या कहा था आपको, प्रीफिक्स। क्या नाम दिया? प्रीफिक्स। तो ये आपके पास आएंगे प्रीफिक्स के अंदर, समझ आ रही? तो ये आपके पास नाम आएंगे प्रीफिक्स के अंदर, समझ आ गई? क्लियर है? और आपको दिख ही रहा है कि तमाम कार्बन के एटम्स कौन सा कोड ओबे कर रहे हैं, सिंगल है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपके पास सफिक्स आएगा ANE। समझ आ गई बेटा? तो सबसे पहला ट्रिक है कि आपने जो भी का ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी आपने सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, ठीक है। हर तरीके से अप्लाई करना है। जब आपको वो चेन मिल जाए फिर आप उसके ऊपर ग्रुप्स देखिए, कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं, अभी हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ट्रिक पहले लिख लें यहाँ पर। ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर 1, for only one substituent is attached on chain, यानी कि पेरेंट चेन, जो हमने चेन डिसाइड की उसको हम पेरेंट चेन कहते हैं। समझ आ गई? और उसके ऊपर एक यानी कंपाउंड अटैच है, एक यानी ग्रुप अटैच है, तो तब क्या लिखेंगे? तो आपने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले वो ट्रिक मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स,
और जो लास्ट पे आपके पास आता है सफिक्स, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा, यही बात ही थी। अब इसको इस तरीके से लिखने का तरीका क्या है, तो प्रीफिक्स में वो जो ग्रुप ऊपर लगा हुआ चेन का वो प्रीफिक्स है, तो आपने पहले देखना है कि वो ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, वो ग्रुप कहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ दैट ग्रुप अटैच्ड, उसकी उस पेरेंट चेन के ऊपर पोजीशन कहाँ पर है, वो पोजीशन आपने पहले देखनी है। तो पोजीशन है 2 3 जो भी है वो आपने जान लिखना है पोजीशन। उसके बाद आप लगानी स्लैश, क्या लगानी है, स्लैश, इसको स्लैश कहते हैं, समझ आ गई। उसके बाद आप लगानी स्लैश, परफेक्ट हो गया। उसके बाद आपने उस ग्रुप का नाम लिखना है, नेम ऑफ ग्रुप, ठीक है जी, ग्रुप का नाम लिख लिया आपने। उसके बाद आपने कोई स्लैश नहीं लगाना, ठीक है। तो अब आपके पास एक वर्ड रूट, क्या आ जाएगा, वर्ड रूट। उसके बाद आपने वर्ड रूट लिखना, इनके दरम्यान कोई भी स्लैश नहीं होगी। और फिर आपने साथ क्या लिखना है, सफिक्स। ठीक है जी। तो ये ग्रुप, ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब आपके पास एक चेन के ऊपर एक ही कंपाउंड लगा रहा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल ये देखिए, ओके, तो इसने आपको एक कंपाउंड दे दिया। तो फर्स्ट रूल क्या था, मैंने आपको बताया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। आपने चेन ढूंढ लेनी, उसके बाद आपने ये रूल अप्लाई कर देना। तो देखते हैं कोई कौन चेन बन रही है, 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन की बन रही है, देखिए इससे बड़ी बनती है 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की बन रही है, समझ आ गई। आपने ऐसे नहीं करना 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं। तो ये आपके पास बन रही है 4 की, और ये आपके पास बन रही है 5 की। तो आपने सबसे लंबी चेन को देख के डिसाइड करना है। तो ये आपके पास होगी पेरेंट चेन, तो ये आपके पास होगी चेन। अब चेन डिसाइड होगी। अब मुझे बताएं इस चेन के ऊपर तो ग्रुप का कितने ग्रुप लगे हुए, वेरी गुड, एक ही ग्रुप लगा हुआ। तो एक ही ग्रुप लगा हुआ, तो आपके पास ये रूल डिसाइड हो गया। तो ये आपके पास आ गया रूल नंबर 1। तो सबसे पहले आप देखिए पोजीशन कि वो जुड़ा कहाँ पर, कहाँ खड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर आपके पास 2 यानी कि एग्जांपल ले रहे तो ताकि आपको इस कंपाउंड को समझने में आसानी हो, समझ आ गई। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, जी, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, समझ आ गई बेटा। CH2 CH2 CH3 C, समझ आ गई बेटा क्या कर रहा हूँ, CH2 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 CH2। अब परफेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी सबसे लंबी चेन यही बन रही है, तो यहाँ पे पास आ गई चेन। अब जहाँ पे देखिए, जहाँ पे चेन बन रही है, यहाँ पे तो एक ही चेन बन रही है। कैसे भाई, ये देखो ना, जहाँ पर ये इसके साथ जुड़ा हुआ ना फर्स्ट कार्बन से, तो 1 2 3 4 एक ही लाइन में जुड़ेंगे ना, एक ही लाइन में जुड़ेंगे ना। तो इस पास ही करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास पूरी चेन बन रही है, समझ आ गई। तो इसीलिए यहाँ पर आपने डिसाइड करना है कि कोई भी अगर अल्काइल ग्रुप, ये ग्रुप है इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं, आर ग्रुप कहते हैं। अगर ये ग्रुप जो है जहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है, तो वो चेन के अंदर ही दाखिल होगा, समझ आ गई। वो चेन के अंदर ही क्या होगा, इंक्लूड होगा। अभी देखते हैं, समझ आ गई। अब देखें, उसके बाद आपने देखना है, तो अब आपने चेन को नंबरिंग देनी है। क्या देनी है, चेन को, चेन डिसाइड कर ली। अब आपने चेन को नंबरिंग देनी है। अब दिख रहा है किसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। कितने कार्बन है, 5 कार्बन दिख रहा है। देखिए गिनती का स्टार्ट करनी है। तो आपने इस कंडीशन में नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है चेन की, जहाँ पे वो जो ग्रुप लगा हुआ है वो नज़दीक है। मतलब कि आपने इस चेन में नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे वो ग्रुप करीब से करीब हो, मतलब कि उसको कम से कम नंबर मिले,
उसको कम से कम नंबर मिले। मतलब कि देख लेते अगर मैं यहाँ से गिनती स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, मतलब कि 1 2 3 4 5, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करने में मुझे कौन सा नंबर मिल रहा है 3, वहाँ स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमने जहाँ से स्टार्ट किया तब भी 3, यहाँ से स्टार्ट किया तब भी 3, तो देखिए इसको 3 ही मिल रहा है, तो आप फिर से भी स्टार्ट कर लें। तो यहाँ से मतलब कि हम लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं, तो देखो सबसे पहले पोजीशन, देखो क्या मिल रही है पोजीशन, तो पोजीशन क्या है 3, दरमियान में क्या है स्लैश, ग्रुप का नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, मिथाइल, क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, ठीक है। 4 3 मिथाइल, कितने कार्बन एटम चेन के अंदर, वर्ड रूट के अंदर चेन के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या होगा वर्ड रूट, वेरी गुड, पेंट। तमाम कार्बन के एटम्स के दरमियान चेन में कितना कौन सा बॉन्ड है, वेरी गुड, सिंगल, तो क्या लगाएंगे ANE, तो ये बन गया पेंटेन, ये क्या बन गया पेंटेन। तो ये है इसका आयुपैक नेम, तो इसका नाम क्या है, तो आयुपैक नेम। जब भी हम बोलेंगे ना कि नाम है 3 मिथाइल पेंटेन, तो लोगों के ज़हन में ये पूरे कंपाउंड की शक्ल आ जाएगी। अब इसको देखें, अब सर यहाँ पर देखें, तो आपकी पेरेंट चेन ये है 1 2 5 कार्बन की चेन। अब आपने नंबरिंग वहाँ से चेन को स्टार्ट देनी है जहाँ पे इस ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से देखते हैं, अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5, अगर मैं लेफ्ट से चेन को नंबरिंग देना स्टार्ट करूँ तो इस ग्रुप को सेकंड नंबर मिल रहा है। अगर राइट से स्टार्ट करूँ तो देखते क्या होता है 1 2 3 4 5, मतलब कि जब मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस ग्रुप को बड़ा नंबर मिल रहा है, और जब लेफ्ट से स्टार्ट करूँ तो इस ग्रुप को छोटा नंबर मिल रहा है। तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, वेरी गुड, छोटे नंबर को, समझ आ गई। तो ये आपके पास होगा फर्स्ट लेफ्ट साइड वाली करेक्ट होगी। तो ये क्या बनेगा, पोजीशन क्या है 2, क्या है स्लैश मिथाइल, क्या है लेगा पेंटेन, तो ये इस ग्रुप का नाम। परफेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर। अब इसको देखें जरा, समझ आ गई। अब इसको देखें, पेरेंट चेन का जो फर्स्ट कार्बन है, पेरेंट चेन का जो भी फर्स्ट कार्बन है वो आपके पास हमेशा CH3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CH3, परफेक्ट है। पेरेंट चेन का जो फर्स्ट कार्बन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट से पेरेंट चेन का फर्स्ट कार्बन जो है वो CH2 है, क्योंकि आप तो उसको ब्रांचिंग में ले रहे हैं ना, तो यहाँ से जो है वो कौन है, CH2। तो हम यहाँ से पॉइंट लेंगे, तो गिनो 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरी आपके पास चेन कर रही है, समझ आ गई। तो ये क्या कहेंगे इसको, हेक्सेन। आप सोच रहे होंगे 1 मिथाइल पेंटेन, नहीं जी, समझ आ गई। तो ये आपके पास जब भी ये ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ग्रुप जो पेरेंट चेन है उसकी दोनों साइड्स पे अल्केन कॉन्सेप्ट के अंदर, अल्केन के नोमेनक्लेचर के अंदर पेरेंट चेन की दोनों साइड पर CH3 लगा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ, दोनों साइड पर CH2 नहीं लिखा हुआ, तो आपने सारे कार्बन को गिन लेना। तो यहाँ पर CH3 था, यहाँ CH2 था, तो आपने सारे कार्बन को यहाँ से प्रायोरिटी दी, यहाँ CH3 था, तो आपने गिनना स्टार्ट किया और आपके पास क्या बन गया, हेप्टेन बन गया। क्या बन गया, हेप्टेन बन गया। तो स्टूडेंट्स क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, परफेक्ट है। मुझे बताओ इसमें से आइसो का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, आइसो कौन सा होगा, वेरी गुड, सेकंड, क्योंकि सेकंड में अगर सारे कार्बन तो गिनूँ 1 2, इसमें टोटल कार्बन 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन आएगा। तो हेक्सेन में से एक कार्बन लेफ्ट साइड के कार्बन से दूसरे कार्बन के साथ ब्रांचिंग में, तो क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं आइसोहेक्सेन। तो इसी कंपाउंड को हम आइसोहेक्सेन भी कह रहे हैं और इसी कंपाउंड को हम 3 मिथाइल पेंटेन भी कह रहे हैं। तो ये फ़र्क है बेटा, तो ये बड़ा ही मेजर फ़र्क है कंपाउंड्स का, कि इसीलिए हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, ये चीज़ यूज़ नहीं करते। वो एक ही कंपाउंड के 2 3 3 नाम होंगे तो बंदे को कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो इसलिए हम इस नाम को ग्रेटर प्रायोरिटी देते हैं इस नाम के ऊपर। और वैसे भी नियो, आइसो और एंड का जो कॉन्सेप्ट था, जो कंडीशन थी, उसी कंडीशन पे वो अप्लाई होते हैं, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, समझ आ गई।
तो वो अगर आपको पता भी अगर आ भी रहा हो तो आप एक्स्ट्रा नंबर के लिए लिख सकते हैं एक्स यानी कि इंप्रेशन के लिए, लेकिन आपने प्रायोरिटी हमेशा IUPAC नेम कंडीशन को ही देनी है। समझ आ गई बेटा? तो ये था कंडीशन जब आपके पास एक ग्रुप अटैच है। ओके, स्टूडेंट्स क्लियर है? परफेक्ट है। ओके, सुने आगे सर। अब अगला ट्रिक ये है कि अभी हमने यहाँ पर एक या दो ग्रुप लगाए, एक ही ग्रुप अटैच था। अगर सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2 या 3 क्या लगे हुए हैं, सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या करें? तो आपने फॉर मोर सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन पेरेंट चेन। अब इस कंडीशन में क्या करें? बिल्कुल जो भी आपको मैंने फर्स्ट टूल बताया वही यहाँ पे अप्लाई होना, सिर्फ एक चेंजिंग होगी। सबसे पहले क्या करना आपने? पोजीशन, वही पोजीशन ऑफ दैट ग्रुप, उस ग्रुप की पोजीशन, फिर स्लैश, फिर उस ग्रुप का नेम, फिर बिना स्पेस या कोई भी चीज छोड़े हुए क्या लिखना आपने? वर्ड ग्रुप। फिर क्या लिखना है? सफिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? परफेक्ट। अब जहां पे मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं वो आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर CH3 CH CH3 CH3 CH3, ये आपके पास हो गया CH2 CH2। ठीक है जी, ये कंपाउंड दे दिया उसको। तो पहला रूल क्या है? सबसे पहले आप पेरेंट चेन देखें, उसके बाद नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। समझ आ गई? ये ध्यान में रखने दोनों पॉइंट। तो देखते हैं 1 2 3 ये तो नहीं बन रही, 1 2 3 4 ये भी नहीं बन रही, 1 2 3 4 5 वाली आगे इससे बड़ी है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास चेन बन रही है 6 कार्बन की, तो ये आपके पास होगी पेरेंट चेन। तो छोड़ दिया आपके पास क्या है? पेरेंट चेन, सबसे ज़्यादा कार्बन। अब आपने सो ग्रुपिंग वहाँ देंगे जहाँ पे ग्रुप को सबसे छोटा से छोटा नंबर मिले। समझ आ गई? अगर आप नंबरिंग ज़्यादा स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो यहाँ से मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से जो करीबी ग्रुप है उसको 2 मिल रहा है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें राइट साइड से, तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से करीबी ग्रुप को 3rd नंबर मिल रहा है। तो किसको देनी है प्रायोरिटी? जहाँ से ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो ये कौन सी है? वेरी गुड, ये वाली, राइट वाली। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? फिर सेकंड वाली। अब देखो आपके पास यहाँ पर दूसरे भी मिथाइल है, सिमिलर ग्रुप है, तीसरे भी मिथाइल है, छोटे कार्बन में भी क्या मिथाइल है। अब पोजीशन जो है आपके पास लिखनी है। अब देखो सिमिलर ग्रुप एक लगा हुआ 2 पे। अब आपने नंबरिंग के दरमियान सिमिलर ग्रुप्स है ना, पोजीशन डिफरेंट है, तो आपने यानी कि नंबर्स के दरमियान कोमा लगाना है। क्या लगाना है? कोमा। फिर पोजीशन 3rd, फिर कोमा, फिर 4th। पोजीशन होगी क्या लगानी है? स्लैश। कौन सा कंपाउंड लगा हुआ है? वेरी गुड, मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? वर्ड ग्रुप 6। क्या लगाएंगे? X। कौन सा ग्रुप है? बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। तो क्या लगा देंगे? हेक्सेन। तो ये आपके पास क्या 2 3 4 मिथाइल हेक्सेन। नहीं, गलती होगी क्या बेटा? अब आपको चीज याद रहेगी। 2 3 4 वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लगे हैं? 3। तो क्या लगाएंगे? ट्राई। ये कभी नहीं भूलना।
तो सिमिलर ग्रुप्स में आपने हमेशा नेम से पहले वो नंबरिंग देनी है इंग्लिश के अंदर, फिर 3 है, 4 है, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, वो नाम देना है। 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये होगा। समझ आ गई? मतलब कि हेक्सेन पे 2 3 4 पोजीशन पर आपके पास सिमिलर मिथाइल ग्रुप लगा है। कोई मसला बेटा? क्लियर? वेरी गुड। चले एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर करते हैं। इस ग्रुप को उठाया और मैंने यहाँ लगा दी, तभी तो आपके पास लंबी चेन यही बन रही है। समझ आई दिक्कत है? अब आपने नंबरिंग वहाँ देनी है जहाँ पे ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो अब आप देखिए यहाँ से वहाँ से अगर नंबरिंग दें तो आपको इस ग्रुप को चौथा नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से दें तो इसको दूसरा मिलेगा, तो आप ये लोएस्ट नंबर देंगे तो दूसरा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे देखें 2 कार्बन लगे, मतलब कि सिमिलर ग्रुप्स हैं। अब दूसरे पे आपके पास 2 मरतबा मिथाइल लगा और तीसरे पे 1 मरतबा लिखा। बिल्कुल यही रूल। अगर सिमिलर कार्बन पे ग्रुप्स लगे हुए सिमिलर, तो आप 2 मरतबा 2 लिख दें, मतलब कि दूसरे पे पोजीशन 2 कोमा, फिर दूसरे पे 2 कोमा, फिर कहाँ लगा रहे? तीसरे पे 3। क्या लगाएंगे? स्लैश। कितने हैं? 3 है, तो क्या लगाएंगे? ट्राई। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये आपके पास क्या है इसका नाम। तो स्टूडेंट्स कोई मसला आपको यहाँ तक? परफेक्ट है। तो ये रूल था सिमिलर ग्रुप्स के लिए। समझ आ गई? तो पहली कंडीशन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सबसे लंबी चेन डिसाइड करें। उसके बाद नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ पे वो ग्रुप करीब से करीब, मतलब कि जहाँ पे फर्स्ट ग्रुप को तो लोएस्ट से लोएस्ट नंबर मिले। तो वो लेफ्ट से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है। अगर सिंगल ग्रुप लगा हुआ है, उसका मैंने आपको पहले भी रूल बता दिया। अगर सिमिलर ग्रुप्स रिपीटेड हो रहा है तो आपने उसको ऐसे। ओके, तो बेटा अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर 3 के अंदर अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब कि मिथाइल था, अब हम इथाइल, ऐसे प्रोपाइल वगैरह ग्रुप्स को भी यूटिलाइज करते हैं। अब आपके पास बिल्कुल वही रूल है, समझ आ गई? कोई भी चेंजिंग नहीं। अब आपके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन द पेरेंट चेन, यानी पेरेंट चेन के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच्ड हुए हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसका रूल क्या है। अब यहाँ पर आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज करना है। अब वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या है? सबसे पहले ट्रिक, पोजीशन of that group which occur first in alphabetically order. First in alphabetical order. अब आगे देखते हैं। फिर आपके पास समझ आ गई? परफेक्ट है। स्लैश नेम, ठीक है, फिर स्लैश। फिर अगर आपके पास दूसरा ग्रुप है, फिर उसका पोजीशन ऑफ रिमेनिंग सेकंड अल्फाबेटिकली ऑर्डर, फिर उसका नेम, उसके बाद वर्ड रूट, फिर आपके पास सफिक्स। ये ट्रिक है। अब जब मैं आपके सामने एग्जांपल रखा हूं, ये लिखें।
ये आपके पास एक कंपाउंड है। फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ओके 1 2 3 ये तो नहीं बन रही, 1 2 3 4 5, ये 5 की बन रही है। देखिए से बड़ी बनती है 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास बन रही है 6 कार्बन की चेन, तो ये जीत गई। अब मैं आपको एक और मैं एग्जांपल, एक और मैं ऐसा ही डायग्राम एक और भी ले रहा हूँ, जरा मुलाहिजा फरमाइए। ओके ओके और इसमें पेरेंट चेन यही बन रही है। बस मैंने इस पॉइंट को बस आगे थोड़ा सा आगे किया, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब क्या होता है, आपने जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन थी वो तो डिसाइड कर ली। अब नंबरिंग जहाँ पे देखनी है तो नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। अगर अब यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जहाँ पर 2 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ये कि अगर आपके पास जो दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो अगर इनिशियल और एंडिंग पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं लगेगी, मतलब कि ये सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है और ये यहाँ से चौथे कार्बन पे लगा हुआ है, मतलब कि इन दोनों का इनिशियल और एंडिंग से इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो आपने यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट देनी है वहाँ से जहाँ पे ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें कि यहाँ पर ये दोनों जो ग्रुप्स हैं इनका इनिशियल से और फाइनल से जो डिस्टेंस है वो इक्वलेंट है, मतलब कि ये भी अपने पिछले 2 कार्बन के बाद आ रहा है और ये भी अपने पिछले 2 कार्बन के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे आपने जो नंबरिंग देनी है वो देनी है अल्फाबेटिकली। दोबारा सुन लें कि अगर आपके पास डिफरेंट ग्रुप से इनिशियल और एंडिंग पोजीशन से इक्वलेंट डिस्टेंस पे लगे हुए, ये भी तीसरे कार्बन पे लगा है और ये भी यहाँ से तीसरे कार्बन पे लगा है, तो आपने यहाँ पे नंबरिंग देनी है अल्फाबेटिकली। मतलब कि ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो मिथाइल का जो फर्स्ट लेटर है वो M है और इथाइल का जो फर्स्ट लेटर है वो E है, तो अल्फाबेटिकली ABC में E M से पहले आता है, तो आपने इसको प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे आपने गिनती स्टार्ट करनी यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ग्रुप्स अपनी एंडिंग और फाइनल से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो यहाँ पर आपने नॉट अल्फाबेटिकली, तो आपने गिनती वहाँ स्टार्ट करनी जहाँ पे ग्रुप करीब से करीब है, तो यहाँ से ग्रुप को चौथा मिलेगा और यहाँ दूसरा मिलेगा, तो आपने यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो समझ आ गई। चले भाई कंडीशन तो पहले देखें पोजीशन ऑफ दैट ग्रुप। अब इस कंडीशन में ट्रिक अप्लाई करना है, तो आपके पास ये मिथाइल और ये इथाइल है, तो पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली, मतलब कि ई आता है, तो पोजीशन ऑफ थर्ड 3 स्लैश इथाइल, ओके, फिर स्लैश, फिर आपके पास एम बाद में आता है, तो ये मिथाइल, पोजीशन क्या है 2 मिथाइल, पेरेंट चेन क्या है, कितने कार्बन है 6 हेक्स, कौन सा बॉन्ड सिंगल, तो ये बन गया हेक्सेन, तो ये बन गया 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। समझ आ गई। अभी आप कैसे अभी आप कह रहे हैं अल्फाबेटिकली, यहाँ पे आप कह रहे हैं नॉन अल्फाबेटिकली, बेटा ये है नंबरिंग का रूल, ये है नंबरिंग कंडीशन, और ये जो मैंने अल्फाबेटिकली कंडीशन अप्लाई की है ये अप्लाई की है ट्रिक के अल्फाबेटिकली कंडीशन। तो ट्रिक में आपने हमेशा अल्फाबेटिकली चलना, समझ आ गई। लेकिन नंबरिंग में आपने अल्फाबेटिकली या नॉन अल्फाबेटिकली चलना, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपाउंड की तस्दीक कर रहे हैं। अगर उस कंपाउंड की ब्रांचिंग जो ग्रुप्स हैं वो इक्वल इनिशियल और एंडिंग पॉइंट से इक्वलेंट पोजीशंस पे लगे हुए, इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए, तो आपने वहाँ पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर अप्लाई करना है। तो आपने जो ABC में पहले आता है, मतलब कि इथाइल पहले आ रहा है, तो आपने वहाँ से उसको लोएस्ट नंबर दिया। लेकिन अगर अल्फाबेटिकली अटैच नहीं है तो आप वहाँ से गिनती है जहाँ पे ग्रुप कम से कम नंबर मिल रहा है, वो इथाइल भी हो सकता है, वो मिथाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से अगर आप गिनती यहाँ स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ गई, परफेक्ट है। यहाँ से तो आप गलत होते, मतलब ये जहाँ से इसको 3 मिल रहा है और यहाँ से इसको 3 मिल रहा है, यहाँ स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये 3 मिथाइल और 4 इथाइल
हेक्सेन होता, ये गलत था क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग देनी है आपने। तो ये आपके पास आएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो स्टूडेंट्स कोई मसला परफेक्ट है। ये जो अभी तक मैंने आपको 3 रूल्स बताए हैं इसी पे अप्लाई करना आपने, समझ आ गई। तीसरे रूल्स की 2 कंडीशन है, अल्फ़ाबेटिकली और नॉन अल्फ़ाबेटिकली, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। समझ आ गई बेटा, कोई मसला यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? क्लिक है जी, परफेक्ट है, वेरी गुड, मुझे पता था, वेरी गुड। मान लो कि यहाँ पर अगर मैं H निकाल के एक और लगा दूँ, ये देखो CH2CH3, तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड, ये आपके पास आ जाएगा 3 डाई इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। वेरी गुड, आपको समझ आ रहा होगा, वेरी गुड, परफेक्ट हो गया। यहाँ से H निकाल के मैं यहाँ पर एक CH3 लगा दूँ तो क्या बन जाएगा? 3 डाई इथाइल 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। और ये इतनी सी बात है, समझ आ गई। अगर यहाँ से H निकाल के मैं यहाँ पर ये लगा दूँ CH2CH3, क्या बन जाएगा? 3 डाई इथाइल 3 डाई इथाइल, वेरी गुड, 4 मिथाइल हेक्सेन। तो ये फ़र्क है बेटा, तो कोई मसला तो नहीं बेटा, क्लियर? चले आए, अब चलते हैं अगले रूल, लास्ट रूल, ये लास्ट रूल। ओके जी, ओके, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, उस कंपाउंड से आपको ज़रा देखते हैं क्या समझ आए। ओके जी, CH, पहले मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ आ गई? ओके, ओके जी, ये कंपाउंड है। अब वो एच आप बाद में देते हैं सेटिस्फाई कर। अब नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये बनती है 6 कार्बन की। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन रही है 7 की, देखते से बड़ी बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारी होगी पेरेंट चेन। ओके, अब आपने नंबरिंग वहाँ देनी है जहाँ पे ग्रुप करीब से करीब है, तो यहाँ से इस ग्रुप को मिलेगा छठा नंबर, यहाँ से मिलेगा चौथा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपको होगा। अब यहाँ पर देखो, अब आपके पास जो यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो लगा हुआ है मतलब कि बड़ा ग्रुप है, और ये कार्बन का अगर ये कार्बन इससे अटैच होता तो ये आपके पास बनता ब्यूटाइल, मतलब 4 है ना, ब्यूटाइल बनता। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये कार्बन बन रहा है सेकंड से जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है? सेकंड से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे हम आयुपैक कंडीशन क्या अप्लाई करें? सोचो सोचो सोचो, वेरी गुड, अप्लाई करो, सोचो रे सोचो रे सोचो रे सोचो सोचो सोचो। अब किसी बच्चे के जन्म में सर ये आ रहा होगा, सर जी ये देखिए, ओए होए, ऐसे कर लेते हैं। ये हमारे पास कितने कार्बन? 9 है, तो 9 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? नॉन, और सिंगल बॉन्ड नॉन है, ये आपके पास नॉन है। तो सर देखें कि ये जो ग्रुप है, इस कार्बन के फर्स्ट कार्बन लेफ्ट साइड के कार्बन के सेकंड कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये ब्रांचिंग में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मतलब कि आइसो ब्यूटाइल नोनेन, आइसो ब्यूटाइल नोनेन, क्योंकि ये जो ग्रुप है आइसो ब्यूटाइल है ना, ब्यूटाइल तो है, लेकिन ये देखिए इसका सेकंड कार्बन लेफ्ट साइड के साथ जो सेकंड कार्बन है वो ब्रांचिंग में जुड़ा है, तो ये रूल आइसो का नहीं था, ये आइसो ब्यूटाइल नोनेन। लेकिन हम तो ये कंडीशन आइसो एन और ये तो हम आयुपैक नेम में यूज़ ही नहीं करते, तो आप जहाँ पे क्या ट्रिक अप्लाई करना है, तो भाई यहाँ पर यह ट्रिक है, आप इसको लिखने का तरीका क्या है, ये ज़रा देखें, ये कार्बन जो है इस पूरे ग्रुप के इस कार्बन से अटैच है, तो इसको आप ऐसे कर लें,
कोई मसला देखिए ना ज़रा से। अब इस पूरी चेन के साथ ये छोटी चेन अटैच है और इस चेन के साथ भी एक ग्रुप अटैच है। सबसे पहले आप इसकी पोजीशन लिखिए। पोजीशन क्या है 4 स्लैश। अब आपने लगा देना यहाँ पर ये ब्रैकेट। अब देखें ये जहाँ से अगर चेन को देखें तो इस ग्रुप को नंबर मिल रहेगा 1 2 3। तो ये इसके फर्स्ट कार्बन से अटैच है। और क्या अटैच है, ये है क्या, वेरी गुड, मिथाइल है। तो ये बनेगा 1 मिथाइल। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं इस पूरी चेन को लिखना 1 मिथाइल, हाँ, प्रोपेन, ब्रैकेट क्लोज। अब पूरी चेन का नाम क्या आ रहेगी, नोने। क्या आ रहेगी, नोने। सॉरी यहाँ पे आएगा प्रोपाइल। और समझ आ गई है। तो ये आपके पास प्रोपाइल ग्रुप 3 कार्बन है, ये 7 मिथाइल ग्रुप, और ये आपने पूरी चेन का नाम लिख दिया। तो ये है कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए, समझ आ गई, तो आपने उसको ऐसे लिखना है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में कंप्लीट बेसिक समझ आ चुके होंगे। तो बेटा कोई भी सवाल है आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में लिखें और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो बेटा सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।